नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्वालिटी 15 में से 15 लक्ष्मीकांत से भी ज्यादा पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए हमारा बन सके। तो जरा इस क्वेश्चन को देखिए आप। ये ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं या नहीं? विच वुड विच रिट वुड a petitioner would file to prevent municipal corporation from proceeding an illegal demolition that has been scheduled but not yet started? Statutory provision, mandamus, habeas corpus. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसका आंसर आप कीजिएगा। If a citizen wants to challenge the appointment of a university vice chancellor on the ground they do not meet the statutory age requirement, which writ applies? थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसमें बनाने की कोशिश की गई है। Which of the following is mandatory requirement for issuance of writ of quo warranto? The petitioner must be a candidate for the same office. The office in question must be a private office of profit. The office must be substantive public office to create by statute. The appointee must have already committed a crime in a office. तो ये रिट कैसे काम करती हैं? An administrative tribunal has passed an order based on the law that was repealed by Parliament last year. The order is final. What is the most effective writ? तो ये क्वेश्चन है, और भी 10-12 क्वेश्चन हैं। किस बेसिस पर? और भी 10-12 क्वेश्चन हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिट कॉन्सेप्ट। तो इनको जरा रिट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं और आपके सारे क्वेश्चन रिट के जो बेस के कॉन्सेप्ट के हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार, सरस्वती माता का नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत खुश रहिए, आनंद में रहिए। सरस्वती माता की कृपा आप पर बनी रहे। हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि आपके 15 में से 15 सवाल इस साल जो होने जा रहा है वो आप बने। आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं फिर भी आपके 50% क्वेश्चन ही बनते हैं। तो ये क्लास इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट, इट इज अबाउट स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। इसमें हम एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, 20 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। न्यूज केस लॉस देख रहे हैं, हमारी यूट्यूब की क्लास में आप जाइएगा और बाकी की भी चीजें देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कीजिएगा? बाकी की चीजें भी देखने का प्रयास कीजिएगा। हर एक क्लास के नीचे कुछ एमसीक्यू हैं, उनको भी आप देखने का प्रयास कीजिएगा। तो समरी और न्यू क्वेश्चन हैंडलिंग अभी इंग्लिश मीडियम की क्लास है, हिंदी मीडियम की क्लास हम बाद में देखेंगे। आपका भी रैंक लगे ऐसा हमारा कोशिश है। जैसे इनका लगा, हरे कृष्णा शर्मा जी का, ये हमारा एक्सपीरियंस है। और ये पूरा का पूरा कोर्स, पॉलिटी का कोर्स मेरे बच्चों अवेलेबल है। ये हमारे नए बैच आ रहे हैं, जीएस पेपर 2 का बैच 11 मार्च से 18 मार्च से 25 मार्च से, जहां लाइव क्लासेस मिलेंगी। पॉलिटी का बैच जीएस पेपर 2 में पॉलिटी का बैच पूरा 1500 रुपए में, रिकॉर्डिंग बैच अवेलेबल है, लाइव बैच अकेले अवेलेबल है। प्रीलिम्स कम मेंस का ये बैच है जिसके अंदर ये डिटेल आपको मिलेंगी। 500 से ज्यादा एमसीक्यू, प्रीलिम्स मेंस और 2 इयर्स की वैलिडिटी। और ये सारी की सारी क्लासेस कैसी होंगी? एडवांस क्लास होंगी। एडवांस लेवल पर आपको बेसिक टू एडवांस आपको ले जाया जाएगा। कहाँ क्या ले जाया जाएगा? बेसिक
टू एडवांस लेवल पर आपको ले जाया जाएगा। तो इन क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए। आइए चलते हैं अपने इस चैप्टर की ओर। तो रिट के कॉन्सेप्ट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपको सारी चीजें अब मैं बढ़िया तरीके से समझाता हूं। पहली की क्लासेस भी वहां पर दी गई हैं, आप उनको जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर ने कहा है कि ये आर्टिकल क्या है, इस आर्टिकल के बगैर, एन आर्टिकल विदाउट विच अ कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नलिटी, मतलब संविधान का कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव एनी वैल्यू, इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो भी सिटीजन्स को राइट दिए गए हैं, उनको अगर प्रोटेक्ट करना है तो उनका प्रोटेक्शन कैसे होगा, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज अवेलेबल है। तो ये क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, सरकार की डिक्टेटरशिप को रोकता है। इट दैट इज वाई, यहां हम वाई का ही आंसर खोज रहे हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। अब ये प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है कि इसको सोल और हार्ट क्यों कहा जाता है। आर्टिकल 32 इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, यानी आपके अधिकारों का, राइट्स का अगर एब्रोग्रेज किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो आप सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डिफेंडर और प्रोटेक्टर सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 226 के अंदर हाई कोर्ट को, और पार्लियामेंट अगर चाहे तो ये रिट किसको और दे सकती है, अदर कोर्ट्स को भी दे सकती है। तो अभी हमारे पास पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये रिट्स 226 में और 32 में कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी गई है, और पार्लियामेंट चाहे तो और को भी देख सकती है। अब हम इन रिटों की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये रिट आई कहां से, यही प्रीलिम्स का सवाल है। इंग्लैंड से रिट का कॉन्सेप्ट आया है, इंग्लिश लॉज, जहां पर क्या हो रहा था, जहां पर बच्चों हेलो, जहां पर सारी चीजें दी गई थी, वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। वहीं पर ये कॉन्सेप्ट था। 1950 से पहले भी, इन 1950, ये कॉन्सेप्ट नजर आता है बच्चों, कहां पर नजर आता है, कोलकाता में, बॉम्बे में, मद्रास में हाई कोर्ट रिट इशू कर
पा रहे थे। आर्टिकल 226 में आज सारे हाई कोर्ट्स को ये इशू करने की ताकत है। इनको कहा जाता है प्रोरोगेटिव रिट्स या फाउंटेन ऑफ जस्टिस, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो उसको ये रिट मिलेगी, दे विल हैव दिस रिट। अब फीचर क्या है? फीचर बड़े सिंपल हैं बच्चों। सुप्रीम कोर्ट 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट 226 के ऊपर। अब ये चार्ट देखो, इन्फोर्समेंट। सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट हैं, क्या है वो रिट? थोड़ी सी क्या है बच्चों, नैरोअर है, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है वो ओनली फंडामेंटल राइट्स है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट इशू कर सकता है, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी इशू कर सकता है, लेकिन टेरिटरी ज्यादा है। तो अगर आपसे फिल्म्स में पूछ ले कि डेप्थ किसकी ज्यादा है, तो डेप्थ ज्यादा है सब्जेक्ट मैटर में हाई कोर्ट की, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ ही साथ ऑर्डिनरी राइट्स के लिए भी रिट इशू कर सकता है। अगर आप टेरिटरी की बात करते हैं तो पूरी इंडिया टेरिटरी के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए रिट इशू कर सकता है। तो टेरिटरी ऑल इंडिया लेवल टेरिटरी है सुप्रीम कोर्ट की, और अपनी स्पेसिफिक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट कर सकता है, या अपने उस जगह के बंदे के लिए रिट इशू की जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये प्रीलिम्स का पॉइंट पर ये सवाल पूछा जाता है, इसीलिए आप क्या रखेंगे, इसको याद रखेंगे। अब आगे बढ़िए। रिट में पहला रिट हमको पढ़ना है, जिसका नाम है रिट ऑफ हेबियस कार्पस। अब ये हेबियस कार्पस का लॉ क्यों आया? भाई वाई, सबसे पहले तो वाई, सबसे पहले ये रिट में 3-4 पॉइंट हैं जो लक्ष्मीकांत में दिए नहीं गए हैं, वो मैं आपको कराता हूं। पहले ब्रिटेन के टाइम में जब हम ब्रिटिशर का गुलाम थे, तो किसी को भी कभी भी पकड़ लिया जाता था और उसके पास कोई राइट्स नहीं रहते थे। तो ब्रिटिशरों के दौरान ही 1869 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक लॉ आ गया कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि सभी को, आगे जाके आर्टिकल 21 में भी आया, सभी को क्या है, लाइफ और लिबर्टी है। क्या है? लाइफ एंड लिबर्टी। किसी भी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी को क्या नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। तो नो पर्सन shall be deprived from their life and personal liberty except according to the procedure established by law। जो प्रोसीजर है उसी के तहत क्या होगा, किसी व्यक्ति के अधिकारों का क्या हो सकता है, उल्लंघन हो सकता है। किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। ठीक है। अब ये जो राइट आया है, इसको कहा बोला जाता है कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी इंश्योर करने के लिए आया है, और जबरदस्ती डिटेंशन ना की जा सके। तो इट इज अ बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी
अगर पुलिस किसी को पकड़ लेता है, स्टेट किसी को पकड़ लेता है और उसके साथ क्या करता है, अत्याचार करता है, तो स्टेट के अगेंस्ट आप जा सकते हैं। प्लस दूसरी चीज याद रखना, यही एक रिट है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी जारी की जा सकती है। तो पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा भी, स्टेट की कोई एजेंसी है, पुलिस है, जो किसी व्यक्ति को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, डिटेन कर लेती है। प्लस कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर पकड़ लेता है, कोई बिजनेसमैन है या कोई तकड़ा व्यक्ति है, तो ये प्राइवेट प्लेयर, जो अधिकतर रिट्स प्राइवेट प्लेयर के अगेंस्ट नहीं होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी रिट है जो प्राइवेट प्लेयर के लिए भी लगती है। तो यहां ये चीज याद रखनी है कि दिस रिट इज अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। और क्या वही व्यक्ति, रिटों में एक और कॉन्सेप्ट है कि क्या वही व्यक्ति जा सकता है जिसका आर्बिट्ररी अरेस्ट हुआ है? नो, कोई भी जा सकता है। तो जो लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट है कि जिसके साथ चीटिंग हुई है वही जा सकता है, वो कॉन्सेप्ट यहां पर क्या किया गया है, वो कॉन्सेप्ट यहां पे रिलैक्स किया गया है। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, जा सकता है। ये रिट प्लस एक रिट और है, को वारंटो, आप आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर किसी को पकड़ा गया है, प्राइवेट पकड़ ले या स्टेट पकड़ ले, अनलॉफुल डिटेंशन हो, तो ये रिट लगती है। अब सुप्रीम कोर्ट कब ये रिट जारी नहीं करता है, छोड़ने के बारे में कब नहीं कहता है? तो दीज आर दी कंडीशन जहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है। कौन सी कंडीशन है बच्चों? अगर ठीक से पकड़ा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ पकड़ा है। अब ये क्लिम्स का सवाल है, अगर ठीक तरीके से आपको पुलिस ने पकड़ा है, आपने किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है और पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को लेके गई और उनको लगा कि ठीक पकड़ा गया है, तो फिर ये रिट जारी नहीं हो सकती। फिर द प्रोसीडिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट, आपने अवमानना की है, कंटेम्प्ट किया है, किसका? लेजिस्लेचर का या कोर्ट का। और फिर आप, कोई व्यक्ति ए इसके बारे में रिक्वेस्ट कर रहा है, तो भी क्या नहीं हो सकता, दिस रिट कैन नॉट बी इशूड। फिर किसी कोर्ट ने पकड़ा है, लोअर कोर्ट में कॉम्पिटेंट है जो, उसने आपको सही तरीके से पकड़ा है, लोअर कोर्ट में गया गया ए व्यक्ति और उसको ट्रायल के लिए भेज दिया, और वो हायर कोर्ट में जाके बोले कि जी मुझे पकड़ लिया गया है, और एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर पकड़ा है और वो सही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस रिट को इशू नहीं कर सकता। और डिटेंशन आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अब विदेश में किसी को ने पकड़ लिया है जहां पर जुडिक्शन लगती नहीं है, तो क्या होगा? अगर जुडिक्शन आउटसाइड है तो ये रिट इशू नहीं होगी। सपोज कीजिए कि किसी को भारत से बाहर पकड़ लिया गया, तो ये 5 कंडीशन है जहां पर ये रिट लागू नहीं होती है। इस बात को आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा।
यहां पर आप याद रखेंगे तो आपकी सारी चीजें बनेंगी। ठीक है कि इस पर और कौन जा सकता है इशू करा के, जैसे अभी सोनम वांगचू का केस है, उसकी वाइफ गई हुई है ये इशू रिट कराने की, हेबियस कार्पस। आप देखेंगे सोनम वांगचू की वाइफ गई हुई। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कब डिटेंशन लॉफुल होगी। अब ध्यान रखना, अगले पर चलते हैं। समरी चार्ट भी मैं आपको थोड़ी देर में कराऊंगा, यहां से सवाल निकलते। अब दूसरा आप पढ़ते हैं जिसका नाम है मेंडमस। मेंडमस क्या होता है इसको देखिए। मेंडमस इज अ, जहां सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इसका कोर ट्रिगरिंग आर्गुमेंट क्या है। कोर ट्रिगरिंग आर्गुमेंट ये है कि आपकी किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी, उसकी कुछ मैंडेटरी लीगल ड्यूटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दी है, जो काम उसको करना चाहिए था। जैसे एक म्युनिसिपैलिटी को डेथ सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए। अब एक व्यक्ति है जिसने क्या कहा कि जी मैंने सारे डॉक्यूमेंट इशू की सबमिट कराए हुए हैं और हमें डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट म्युनिसिपैलिटी से कहेगा ये आपकी मैंडेटरी है, आपका ये कार्य है, लिखा हुआ है आपके ऊपर, ये कानूनी रूप से बाध्य है, ये कोई साधारण बात नहीं है। इट इज योर जॉब। इट इज इशूड व्हेन अ पब्लिक ऑफिशियल और अ गवर्नमेंट हैज बॉडी हैज अ मैंडेटरी लीगल ड्यूटी, जो उसका काम है वो हैव फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा इट इज योर मैंडेटरी लीगल ड्यूटी, ये लिखा हुआ है। ओके। अब किसी ने इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, वो अपना जो रिफंड है वो चाह रहा है, जो उस संस्था का काम है रिफंड देना, और वहां रिफंड मिल नहीं रहा है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन दैट केस he can go to Supreme Court and Supreme Court say to the income tax authority that you are legally bound to perform this activity, please do it. तो वी कमांड किसको कमांड कर सकते हैं? अ पब्लिक बॉडी, यानी कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, अ कॉर्पोरेट, अ गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, इवन अ इंफीरियर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल। अब ये प्रीलिम्स का सवाल है कि कोर्ट को भी एक्शन लेने के लिए कहा जा सकता है। प्रीलिम्स गवर्नमेंट की प्लस इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। पहले इंफीरियर कोर्ट नहीं था, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में ये आप याद देखना है, नए नए तरीकों में सुप्रीम कोर्ट के वेरियस ऑर्डर्स में ये कहा गया कि हम क्या करते हैं, कोर्ट को भी हम कमांड कर सकते हैं। तो कमांड किया ही जा सकता है, जैसे आपने ऊपर दो केस देखे। किसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते ये रिट लेकर? किसी प्राइवेट इंडिविजुअल और आप बॉडी, प्राइवेट मतलब कोई कोई बिजनेसमैन है, कोई कंपनी है और वो लोगों की सैलरियां नहीं दे रहा है, तो लोग क्या आर्टिकल 32 के तहत मेंडमस रिट इशू करा सकते हैं? द आंसर इज नो। ये रिट सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर लगेगी।
कोई ऐसा डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन है दैट डज नॉट हैव अ स्टैट्यूटरी फोर्स, कोई कानूनी ताकत नहीं है जिसके किसी डिपार्टमेंट पर, तो क्या उसके ऊपर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। व्हेन अ ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी, डिस्क्रिशनरी मतलब उसके विवेक के अधीन है। विवेक के अधीन कैसे हो गई? जैसे मान लीजिए ये एक सिनेरियो है, एन ऑफिशियल इज रिफ्यूज टू ग्रांट यू अ लाइसेंस दैट एंटायरली हिज डिस्क्रिप्शन टू गिव इट और आर डिनाई। आप गए और आपने वहां ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दिया। अब उसे टेस्ट देने पर यह लगा कि आप सही से आपने टेस्ट नहीं दिया, आप वहां फेल कर गए और उसके डिस्क्रिप्शन में आप फेल हैं ड्राइविंग के केस में, तो उसके डिस्क्रिप्शन है। तो आप जाके कह सकते हैं कि जरा मेरा लाइसेंस इश्यू करवाइए। इसका आंसर है नो, यह इशू नहीं कराया जा सकता। इट कैन नॉट बी इशूड व्हेन इट इज अप टू अ गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तब ये नहीं लगता है। प्लस जहां पर लीगल बैटिंग नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है कोई, तब भी ये नहीं लगता है। प्लस प्रेसिडेंट इंडिया को कमांड नहीं किया जा सकता है। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कमांड किया जा सकता है या गवर्नर्स को कमांड किया जा सकता है? इसका आंसर है नहीं। जो गवर्नर्स और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं के हेड्स हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो भी लोगों के रिट के इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं कह सकते। अब अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी, तो हाई कोर्ट कोई काम कर रहा है, हाई कोर्ट का जज, क्या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, जब वो जज अपनी पोस्ट पे रहकर कोई काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जुडिक्शन लागू कर सकती है? नहीं। उसको कमांड नहीं किया जा सकता है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट पर ये लगती है, कोर्ट्स पर भी ये लगती है, ट्राइब्यूनल पर भी लगती है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। प्राइवेट लोगों से आपको कुछ दिक्कत है, वो आपकी सैलरीज नहीं दे रहे हैं, तो आप जाइए लोअर कोर्ट्स में, क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट ये लगेगी। कहीं गवर्नमेंट का कोई काम है जहां पर स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, किसी योजना का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, जहां डिपार्टमेंट की डिस्क्रिप्शन है, जहां मैंडेटरी काम नहीं है, जहां कॉन्ट्रैक्ट का काम है, जैसे मान लीजिए मेट्रो का आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट करा रखा है किससे? किसी सरकारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, और उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने गवर्नमेंट के बिहाफ में सैलरी जो देनी थी वो नहीं दे रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मसला हो गया। यहां पर भी रिट इशू नहीं हो सकती। ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टिंग जुडिशियल कैपेसिटी, इनको कमांड नहीं किया जा सकता। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आइए मैंडमस को जरा एक स्नैपशॉट के रूप में हम देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? स्नैपशॉट के रूप में हम देखते हैं।
तो ये पॉजिटिव है, मेंडमस में कमांड किया जाता है, बोला जाता है कि आपको कुछ करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के ऊपर है, टू कंपेल टू परफॉर्म। अभी स्टैट्यूटरी और प्रोविजन को भी हम देखेंगे। पूरा लक्ष्मीकांत से ऊपर बियॉन्ड कॉन्सेप्ट, लक्ष्मीकांत तो आपका बन ही जाएगा, उससे ज्यादा बियॉन्ड कॉन्सेप्ट भी आपके बन जाएंगे। अब आइए प्रोविजन को जरा देखते हैं। व्हाट इज अ प्रोविजन? प्रोविजन क्या होता है? तो भाई जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, क्या बच्चों, लोअर कोर्ट अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं क्या? लोअर कोर्ट या बाद में इंदिरा गांधी के बाद ट्राइब्यूनल बन गए, फिर बाद में इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऐड कर लिया गया। ये अगर कोई काम इनके यहां पर चल रहा है और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, कोई एक्टिविटी यहां पर चल रही है, जैसे एक ट्राइब्यूनल में ये कह दिया गया कि आप 2 लाख तक का ही केस सुन सकते हैं और ये 2 करोड़ का केस सुन रहे हैं, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ही नहीं। अगर ये ऐसा करने लग जाए, या फिर कोई कोर्ट है जो सिर्फ राजस्थान का मैटर देख सकता है और वो मैटर देखने लग जाए एमपी का, तो बियॉन्ड जुडिक्शन अगर कोई मामला चला जाए बियॉन्ड जुडिक्शन, तो क्या होगा? अगर बियॉन्ड जुडिक्शन चला जाता है या वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, उससे जाकर वो बाहर काम करते हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको उस काम को क्या करा सकते हैं? स्टॉप। उसी स्टॉप को क्या कहा जाता है? कहा जाता है प्रोविजन। टू प्रोहिबिट अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, और बाद में जाकर ये देखिए इनकम टैक्स, लेबर कोर्ट, बाद में इलेक्शन कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटीज, इनके ऊपर ये लगता है। अब ध्यान रखिएगा, प्रोविजन जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पर नहीं लगता है। यहां एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को आप हटा लीजिएगा, सिर्फ ट्राइब्यूनल और किस पर लगता है? बाद में आके इंदिरा गांधी जी ने क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी बना दी। किस पर नहीं लगता? गवर्नमेंट पे नहीं लगता है, ये जुडिशरी को और ट्राइब्यूनल को रोकने के लिए बनाया गया है। लेजिस्लेटिव बॉडीज यानी जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल पे तो लगेगा ही नहीं, सिर्फ एक रिट अभी तक आपने देखी, हेबियस कार्पस, और आगे जाके आप देखेंगे को वारंटो। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा रख के रखना है। अब मैं एक सिनेरियो आपको बताता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी। इमेजिन अ डिस्ट्रिक्ट फोरम decided to hear a case involving a property dispute worth 500 crore, even though its legal limit pecuniary jurisdiction is only 50 lakh। तो 50 लाख तक ही वो केस सुन सकता है और सुन रहा है, और 1000 करोड़, तो उस समय वो स्टॉप कर देगा, चलते हुए मैटर को स्टॉप करता है। हियर मैटर इज ऑन गोइंग, ये बात या आपको याद रखनी है, द मैटर इज ऑन गोइंग। ये चीज आपको याद रखनी है।
अब आइए, अब गलत डिसीजन ले लिया गया है, उस केस में क्या होगा? तो एक और रिट है उस केस के लिए। क्या रिट है? सर्टिरारी, टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म। इसमें क्या होता है कि गलत निर्णय ले लिया गया है, बियॉन्ड जुरिडिक्शन काम कर लिया गया है, तो क्या करेगा? तो हायर कोर्ट ये कहेगा भैया ये जो आपने निर्णय लिया था ये गलत है, लाओ इस निर्णय को आप डील नहीं करोगे, क्या दूसरा व्यक्ति डील करेगा। हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ट्रांसफर कर देता है केस को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। तो एक तो ट्रांसफर कर सकता है, दूसरा क्वैश कर सकता है, खत्म ही कर सकता है। कब? जब एक्सेस जुडिक्शन में निर्णय ले लिया हो, या लैक ऑफ जुडिक्शन हो, या गलत निर्णय भी ले लिया है, तो क्या करेगा? हायर अथॉरिटी में जाकर उसको क्वैश कर देगा। तो प्रोविजन में क्या होता है? प्रोविजन में रोका जाता है कि ये आपका काम नहीं है। सिटुरारी में रोका भी जाता है, प्लस आगे कहां भेजना है, अगर गलत निर्णय ले लिया गया है तो उसके बारे में भी क्यूरेट किया जाता है। पहले सुटेरारी जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के ही पास थी, लेकिन बाद में जाकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, यानी जो ये सरकार के विभाग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इनके लिए भी इसको इशू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसके लिए भी इसको इशू कर दिया गया। इतनी बात आप क्या करेंगे बच्चों? आप इसको याद रखेंगे, ठीक है? आप इसको याद रखें। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को जोड़ दिया गया, नॉट अवेलेबल टू द लेजिस्लेटिव बॉडी। अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया है, कोई कानून बनाया है, और प्राइवेट मेंबर और बॉडीज। अब एग्जाम्पल इसका देखिए, क्या फीचर है इसके। फीचर्स को हम देखते हैं। प्रोहिबिशन, ये ड्यूरिंग है, प्रिवेंटिव है, स्टॉप करता है इलीगल प्रोसेस को। केस इज स्टिल पेंडिंग। सेटुरारी क्या है? आफ्टर अ लोअर कोर्ट हैज पास द ऑर्डर, वाइप आउट द इलीगल रिजल्ट एंड केस इज कंक्लूडेड, देन ये लगता है। ये क्यूरेटिव है, ये क्यूरेट प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव दोनों है। ये केवल जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज पे लगता है। ये जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी एक आईएएस ऑफिसर ने, एक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जुडिक्शन से बियॉन्ड जाकर कोई निर्णय ले दिया है या एरर कर दिया है। क्या कर दिया है? कोई एरर परफॉर्म कर दिया गया है, उस केस में क्या होगा? अपनी बियॉन्ड जुडिक्शन मामला ले लिया है, क्या? तो उस दौरान भी क्या किया जा सकता है? उस एरर को ठीक करने के लिए ये इशू रिट की जा सकती है।
अब आइए आखिरी रिट देखिए। आखिरी रिट का नाम क्या है? को वारंटो। क्यों आया ये को वारंटो? वाई? भैया कभी कभी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी में नकली पेपर लगाकर, गलत एज के प्रूफ लगाकर, जैसे आजकल आप यूपीएससी में देख रहे हैं कि लोग गलत अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाकर और ये सब चीजें कर रहे हैं। कोई डब्लू जो कैटेगरी होती है इसका मिसयूज कर रहा है, कोई क्रीमी लेयर का मिसयूज कर रहा है। तो क्या करता है, लीगैलिटी चेक करना चाहता है। को वारंटो में लीगल वैलिडिटी को क्या करना चाहता है, किसी भी व्यक्ति को कि लीगल क्लेम को कोई भी किसी पोस्ट पे आ गया है तो चेकिंग करते हैं, तो बोलते हैं बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट यू आर हैविंग दिस पोस्ट। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है को वारंटो। हेंस इट प्रिवेंट अ इलीगल अस्पर पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। गलत तरीके से नहीं बैठ सकता। अब पब्लिक ऑफिस का मामला होना चाहिए, यानी किसी आर्मी का कोई व्यक्ति है जो ज्वाइन किया और वहां पर 18 एज होनी चाहिए थी, उसकी एज है 22 और उसने फेक सर्टिफिकेट बना लिया। आर्मी का एग्जांपल मत लो, किसी सिविल का लो, तो चेकिंग होगी, को वारंटो होगा। तो क्या है, तो कोई भी, अब जो व्यक्ति बैठा है, जो व्यक्ति बैठा है उस पर तो ये लागू होगा नहीं, वो तो चुपचाप अपना बैठा हुआ है, वो क्यों इस रिट को मांगेगा? वो इस रिट को नहीं मांगेगा। तो क्या यहां पर भी लोकस स्टैंडाई का मामला उठता है? नहीं भाई, यहां तो कोई भी स्ट्रेंजर रूल है, जिसको पता है कि ए व्यक्ति जो बैठा हुआ है इसके कागज फ्रॉड हैं, तो कोई बी व्यक्ति ही तो उसके खिलाफ याचिका लगाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रेंजर रूल। क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर रूल कहते हैं कि कोई भी आदमी लगा सकता है ना। अब कोई मिनिस्टर के खिलाफ ये नहीं लगाई जा सकती, ना प्राइवेट प्लेयर। अभी मिनिस्टर और प्राइवेट प्लेयर का मतलब क्या है? यानी कोई कैबिनेट में बंदा अपॉइंट हुआ है, अब आप ये पूछ नहीं सकते कि ये मंत्री क्यों बना है। क्या आप ऐसा पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि ये व्यक्ति क्यों बना है? आप ऐसा नहीं पूछ सकते। तो मिनिस्टर के ऑफिस में को एज अ मिनिस्टर कोई लगा है तो ये क्या नहीं की जा सकती बच्चों? इट कैन नॉट बी इशू। प्लस प्राइवेट में बिजनेसमैन है, वो किसी को रख ले, किसी पोस्ट पे रख ले, वहां तो आप देखते ही हैं अपने भाई भतीजों को, नेपोटिज्म परिवार वालों को ही रखा जाता है। तो क्या उनसे आप पूछेंगे कि क्या आपने इसका रिज्यूमो लिया, क्या आपने इसकी पूरी चेकिंग की? इसका आंसर है नो। तो मिनिस्टर और प्राइवेट ऑफिस, इसके लिए ये इशू नहीं किया जा सकता। इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक है? और कोई भी इसको लगा सकता है।
कई बात समझ में आई? हेबियस कार्पस और को वारंटो कोई भी लगा सकता है। अब इतनी बात आपको समझ में आई तो चलिए कुछ सवालों को हम लोग देखते हैं। वी विल सी सम क्वेश्चंस। हम कुछ सवालों को देखेंगे और आप भी साथ साथ इनका आंसर दीजिएगा। विच रिट वुड अ पिटिशनर फाइल टू प्रिवेंट अ म्युनिसिपल corporation from proceeding with an illegal demolition that has been scheduled but not yet started? तो अभी हमने देखा है कि प्रोविशन करने पर इलीगल डोमिनेशन अगर कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते? तो बच्चों यहां पर इसका एक्ट बनेगा प्रोविशन। इलीगली तरीके से डिमोलिश करने जा रहा है तो गवर्नमेंट को रोका जा सकता है। अब आप यहां कह सकते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी लागू हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भी प्रोविजन लगता है ना? अगर इस तरह का कोई डोमिनेशन है तो प्रोहिबिट ही कहा जाएगा। मैंडामस में तो कुछ एक्शन लेने के लिए कहा जाता है, प्रोविजन में एक्शन को स्टॉप किया जाता है। तो प्रोहिबिट करेंगे। ऊपर आपने देखा, हमने ये देखा था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में नहीं लगता है, तो फॉरबिट है ना। अब हमने ये देखा था जुडिशियल और पॉजिटिव बॉडी पर है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पर नहीं लगता। लेकिन जिस तरह का ये क्वेश्चन है उसमें इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके ऊपर आ जाए कि कैसे किया जाएगा तो इसका आंसर होगा प्रोहिबिशन, रोकना। ठीक है, एम्पल वो दिए हुए हैं एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो आप कर ही लोगे। If a citizen want to challenge the appointment of a university of vice chancellor on the ground that do not meet the statutory age requirement, which writ appeal? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आप जरा इस क्लास के नीचे टाइप करके बताइएगा कि भाई वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता है तो कौन सी रिट होगी। जरा टाइप कर दीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूं। हाँ, आपने टाइप कर दिया होगा। तो एक को वारंटो, अगर वहां ईयर है 62 ईयर्स और उसकी एज है 65 और वो ज्वाइन हो गया है, तो सरकार क्या पूछेगी कि भाई अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। कोर्ट रिट इशू करेगा। को वारंटो, कौन सी रिट? को वारंटो रिट इशू की जाएगी। Which of the following is the mandatory requirement of issuance of a writ of quo warranto? को वारंटो को इशू करने की कौन सी लिस्ट होनी चाहिए? तो आपने पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस। ये नहीं कि कोई एडहॉक बेसिस पर लगा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगा है, उस पर भी जाया जा सकता है। नो, अ पिटिशन मस्ट बी अ कैंडिडेट फ्रॉम अ सेम ऑफिस। खाली पिटिशनर बाहर का भी हो सकता है जो कह सकता है कि बहुत सारे लोग यहां पर लगे हैं जो एज रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं, और जिसकी जॉब ना लगा हो वो भी जाके कह सकता है। तो मस्ट भी गलत कर देता है। द ऑफिस इन क्वेश्चन मस्ट बी प्राइवेट ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, गलत है, प्राइवेट पे तो लगती ही नहीं है।
द अपॉइंटी मस्ट हैव ऑलरेडी कमिटेड अ क्राइम ऑफ द ऑफिस, क्राइम से इसका कोई लेना देना नहीं है। द ऑफिस जहां पर ये इश्यू होगी वो गवर्नमेंट होना चाहिए, और जॉब भी कैसी होनी चाहिए, सब्सटेंटिव पब्लिक जॉब ऑफिस क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट। ठीक है, इसी पर ये लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एंड ट्रिब्यूनल हैज पास्ड एन ऑर्डर बेस्ड ऑन लॉ दैट वाज रिपील्ड बाय पार्लियामेंट लास्ट ईयर, ऑर्डर इज फाइन। तो एक ट्रिब्यूनल था, उसने कोई ऑर्डर दे दिया है, लेकिन वो लॉ उस पहले ही खत्म हो चुका था, उसको पता नहीं था। व्हाट वाज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी? तो अब यहां ट्रिब्यूनल ये बताता है, आप यूट्यूब में इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्डर दिया जा चुका है तो क्या रेमेडी होगी? तो रेमेडी बाद में जो होती है वो होती है सेटुरारी, जहां पर गलत बताया जाता है, प्रिवेंट भी किया जाता है, प्रिवेंटिव, और उसको ठीक भी किया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा, तो क्यूरेटिव। तो ये क्या होगा आपको? ये आपको मिलेगी। अब आइए, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। द रिट ऑफ प्रोबेशन इज इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट। क्यों सुपीरियर कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है? टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इस जुडिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू द रूल ऑफ natural justice, to an inferior court or a body exercising judicial or quasi-judicial function to transfer the record of the proceeding in the case for its review, where it can call upon a person to show under what authority he or she holding office to an authority to produce illegally detained person to before the court of trial। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल होगा, ये एक्टिंग हो रही है अभी, टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल फॉर एक्सीडिंग इट्स jurisdiction, यहां पर लगेगा। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं अगर होगा तो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपने रिट का कॉन्सेप्ट देख लिया, 33 पर हम लोग आते हैं। इसको लेकर मेरे पास और भी कॉन्सेप्चुअल लेवल के सवाल हैं, है ना, उसको आप याद रखिएगा। चलते चलते एक बात आप और याद रखिएगा, जहां आर्टिकल 32 केवल वहीं इश्यू होती है जहां फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ हो। अगर कुछ डॉक्यूमेंट कम भी हैं, अगर कुछ डॉक्यूमेंट कम भी हैं, गलत तरीके से पीआईएलए क्या है लागू की गई है, तो भी क्या होगा? तो भी हम लोग क्या करेंगे? तो भी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? चीजों को देखता है। अब आइए, आर्टिकल 33 क्या कहता है? ये कहता है भाई, आर्मी वाले जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं, सीबीआई वाले हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। पार्लियामेंट उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, क्योंकि वो फ्रीली घूम नहीं सकते, फ्री स्पीच नहीं दे सकते जैसे हम लोगों को है, क्योंकि वो उनको देश के डिफेंस और क्या मसला है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन,
जब मसला सेफ्टी सिक्योरिटी का हो तो डिफेंस फोर्सेस के राइट्स पर क्या लग जाता है, कर्टेल। तो पार्लियामेंट ने बहुत सारे रूल बना रखे हैं आर्मी के लिए, नेवी के लिए, जो राइट्स उनको नहीं दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 33 डिफेंस के लिए है, सीबीआई के लिए है, इसको आप याद रखेंगे। अब आइए मार्शल लॉ। पहले भी हमने इसकी बात की हुई है बच्चों कि भारत के किसी पार्ट में एक ऐसी स्थिति हो गई है जहां पर अब ऑर्डिनरी लॉज से काम नहीं चल सकता। क्या ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लॉज से काम नहीं चल सकता? तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मार्शल लॉ यानी डिफेंस लॉज लगते हैं। इंग्लैंड से कॉन्सेप्ट हमने लिया है। वहां सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं आईएएस ऑफिसर्स, वो मिलिट्री अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनके रूल और रेगुलेशन वहां लागू होते हैं। और जब तक वहां लॉ एंड ऑर्डर पीस मेंटेन नहीं हो जाती तब तक वहां पर फंडामेंटल राइट सस्पेंड रहते हैं। चार क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट खत्म नहीं होते, सस्पेंड होते हैं, उस टाइम तक मिलते नहीं है। और कभी भी सस्पेंड ना होने वाला राइट्स कौन सा है, 20 एंड 21। अब आइए ये क्वेश्चन आप देखिए, आर्टिकल 33 of the Constitution empower the Parliament to restrict or abrogate FR of whom, किस किस के अधिकारों को वो रोकता है? मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, नॉन कॉम्बैट ऑफ आर्म फोर्सेस लाइक कुक और टेलर, इंटेलिजेंट एजेंसीज। तो कुक के भी रोकता है क्या जो आर्मी फोर्स में है, या इंटेलिजेंट एजेंसीज? तो इसका आंसर है यस। कोई भी किसी भी तरीके का व्यक्ति हो उसके फंडामेंटल राइट्स को रोका जा सकता है। तो आर्टिकल ये आपने पढ़ लिया। अब लगे हाथों राइट टू प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि राइट टू प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है। कि भैया इसमें क्या कहा जाता है कि एक आदमी ने कोई प्रॉपर्टी कमाई है तो वो उसकी अपनी है। ये कहां लिखा था? ये हमने आर्टिकल 19(1) का एफ में लिखा था, और आर्टिकल 31 में भी एक्वायर करने पर उसको कंपनसेशन की बात की थी। तो इसको लेकर दिक्कतें आ रही थी कि एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है या वहां पर पब्लिक पर्पस के लिए रोड निकलना है या कोई चीज निकलनी है, तो फिर कैसे चीजें होंगी, है ना? तो इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नेहरू जी ने जमींदारी एक्ट खत्म करने के लिए क्या किया, 9th शेड्यूल बनाया, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, अब टाइम थोड़ा है। और बाद में जाकर ये आर्टिकल इंसर्ट किए गए, आर्टिकल 31A, 31B, 31C, कि पब्लिक पर्पस के लिए और कंपनसेशन के लिए के बाद इसको रिपील किया जा सकता है। और आज की डेट में क्या कंडीशन है? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको रिपील कर दिया गया, और आर्टिकल 31 को आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल तो बच्चों आज की डेट में आर्टिकल 300A पार्ट 12 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि खत्म ही हो गया, नाउ इट इज अ लीगल राइट, है ना? इसको कर्टेल किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है ना? अब इसके लिए आपको पता है फंडामेंटल राइट में चेंज करने के लिए क्या चाहिए होती है? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है।
लेकिन इस दृष्टिकोण में अब जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी लॉ लाकर पार्लियामेंट इसको देख सकती है। ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए अब क्या लाया जा सकता है? ठीक है, क्या बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। तो अब आर्टिकल 32 के तहत वो कहां नहीं जा सकता? राइट टू प्रॉपर्टी के मामले में, लेकिन वो हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, और कोई गारंटी नहीं है कि उसको कंपनसेशन मिलेगा, जो कि 31 में लिखा था। अब कंपनसेशन बताया जाएगा कि मिलेगा कि नहीं। तो ये आर्टिकल जोड़े गए बेटा, और आर्टिकल 31 में ये भी लिखा गया कि चैलेंज नहीं किया जा सकता किसको, जब किसी की प्रॉपर्टी ली जा रही है, कि उसी की प्रॉपर्टी क्यों ली जा रही है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। तो मेरी ही क्यों, सबको आप किसी की नहीं ले रहे, हमारी ही क्यों ले रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां आर्टिकल 31 ए, 19, 39 बी, 39 सी आते हैं, 39 आर्टिकल बेसिकली, वहां पर आर्टिकल 14 और 19 कम हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है, इन दी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ये कम हो जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसको लेकर बहुत सारे केसेस भी हुए हैं, जो कि हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जब हम पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। ठीक है, अब आपको फुल कोर्स करना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा, इन सारे क्वेश्चनों को करने का प्रयास कीजिएगा, और फिर हमारी मुलाकात होगी। अगला बैच, ये बैचेस हैं हमारे जिनको आप कर सकते हैं। हाई क्वालिटी क्लास आपको करनी है तो प्लीज ज्वाइन अस। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, अब मुलाकात होगी आपसे कल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।